जय हिंद साथियों, हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन की इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी आपके रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने एचपी टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल 2020 का केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस कर लिया है और आज जो हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे वो 2019 एचपी टीजीटी मेडिकल कमीशन के रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज 0.9 ग्राम पर लीटर, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड। मोलैरिटी की बात की हुई है और ग्लूकोज की मोलैरिटी पूछी हुई है ब्लड के अंदर। भैया अगर मैं मोलैरिटी की बात करता हूँ, मोलैरिटी तो मोलैरिटी इज इक्वल कंसंट्रेशन अपॉन में मोलर मास आ जाएगा। मोलर मास ये हमारे पास मोलैरिटी रहती है। अब कंसंट्रेशन इन्होंने दे रखी है 0.9 ग्राम पर लीटर और मोलर मास की बात आ जाएगी तो ग्लूकोज का मोलर मास हम निकाल सकते हैं। बोलेंगे हाँ जी सर, C6H12O6 है। मोलर मास निकालने के लिए भाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, आप बोलेंगे सर 12 होता है। कितने कार्बन है, 6 हैं, तो मल्टीप्लाई 6 करना पड़ेगा। आगे प्लस लगाएंगे। आगे देखो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है, 12 हैं, तो इंटू 12। प्लस में ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, 16 होता है। 6 एटम है ऑक्सीजन के तो इंटू 6 कर दिया। 12 6 जा 72 हो जाएगा। प्लस में 12 करेंगे, प्लस में 16 6 जा 96 हो जाएगा। जब हम इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 हमारे पास आ जाएगा। तो मोलर मास क्या बन जाएगा, 180 ग्राम। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट ही करना है। 180 पुट कर देंगे, बोलेंगे हाँ जी सर, किलोग्राम पर मोल यहाँ पे आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 0.005 m आ जाएगा, यानी कि m बोले तो मोलर। मोलैरिटी के साइन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और ये जो हमारे ऑप्शन में इन्होंने यूनिट दे रखे हैं वो कैसे होने चाहिए, बोलेंगे सर मोलर में होने चाहिए, क्योंकि मोलैरिटी पूछा हुआ है तो ये कैपिटल M आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.050, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं ये पूछा हुआ है। क्या 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो जल्दी से मुझे एक बार बता दो भाई कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमें देखने को मिल रहे हैं। शाबाश भाई, ओके। चलो इसमें कितने आ जाएंगे, बोलेंगे सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, एक 5 रहेगा और एक 0 रहेगा, ये 2। अब पॉइंट के पास अगर 0 होती है और पॉइंट के पहले भी अगर 0 होती है तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें इस फिगर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स फॉर 4D ऑर्बिटल इज। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स, स्फेरिकल नोड्स को निकालने का फॉर्मूला होता है n-l-1। ठीक है। और अगर मैं एंगुलर नोड की बात करूं, एंगुलर नोड्स भी आपसे पूछा जाता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है सिर्फ l। अब ये जो l होता है ये क्या है, हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है। और अगर मैं ऑर्बिटल यहाँ पे लिखना चाहूँ और इस तरफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, s ऑर्बिटल के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। अब यहाँ पे देखो 4D की बात की हुई है, 4D में d ऑर्बिटल है तो d ऑर्बिटल के लिए l कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो l की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। n की जगह n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि शेल को बताता है, तो ये हमारा n हो गया। n की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 - 2 - 1 कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर ये तो 1 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है।
हिमाचल प्रदेश टैट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी इसी तरह के इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following elements has the highest first ionization energy? देखो यहाँ पे पूछा हुआ है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। अगर स्मॉल साइज है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, इतनी बात पता है हमें। फिर अगर मैं बात करूं, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, डिक्रीज। ठीक है, बोलेंगे हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है रुबिडियम है, सोडियम है, पोटाशियम है और स्कैंडियम है। ठीक है, ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप की बात हो रही है। ली ना रब से फरियाद। ठीक है, बोलेंगे हाँ जी सर। आगे वाला भी लिख लेते हैं, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। ठीक है, यहाँ पे पोटाशियम भी आएगा इस तरह से। तो हमने बोला कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, बोलेंगे हाँ जी सर। तो रुबिडियम की सबसे कम होगी, फिर पोटाशियम की ज़्यादा होगी, सोडियम की इनमें सबसे ज़्यादा होगी, बोलेंगे ठीक है सर, ये भी बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये स्कैंडियम की बात भी हो रही है। स्कैंडियम कहाँ पे आएगा सर? स्कैंडियम तो यहाँ पे आएगा, बिल्कुल ठीक है, ये आया हमारा। तो ये देखो, जब हम ग्रुप में इस तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? हमारी स्कैंडियम की होगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर रहेगा। ओके, ये हमारा स्कैंडियम यहाँ पे आएगा कैल्शियम के बाद। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएगा। तो देखो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल? बोला इनमें से ये जो सारे के सारे कंपाउंड दिए हुए हैं, इनमें जितने भी बॉन्ड होंगे वो बराबर नहीं होंगे। अगर मैं XeF4 की बात करूं, अब देखो Xe के साथ 4 हमारे पास फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो इनका बॉन्ड तो सभी का बराबर ही होगा, इसमें तो बराबर ही होगा। BF4 में B के साथ 4 F लगे हुए हैं, इनका बॉन्ड भी बराबर होगा। SiF में सिलिकॉन के साथ 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ये भी बराबर बॉन्ड होंगे। लेकिन ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इसमें बॉन्ड्स बराबर नहीं होंगे। क्या बोलेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया भाई। क्या बना ये बना इथीन बना। इथीन, अगर हाइड्रोजन को मैं इस तरह से बनाना चाहूँ तो इस तरह से बना सकता हूँ। अब देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो बड़ा बॉन्ड होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है, इनमें ये जो बॉन्ड लेंथ होगी वो छोटी होगी। तो देखो, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड अलग आ गया, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड अलग हुआ, और ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, इनकी लेंथ अलग हुई। ऑप्शन नंबर सी यहीं पे सही रहेगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहा है? ये क्या बोलता है कि गैसेस डेविएट कर जाती हैं उनके आइडियल बिहेवियर से। देखो, गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, लेकिन वो डेविएट हो जाती हैं। क्यों? ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। तो वही बात हो जाती है, जब ये गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाती हैं तो ये क्या बन जाती हैं? रियल गैसेस बन जाती हैं, रियल गैसेस। और इसको हम वैन डर वाल इक्वेशन से रिप्रेजेंट भी करते हैं।
ठीक है। तो इनमें होता क्या है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती हैं उनकी वजह से ये डेविएट करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही रहेगा। इम्पॉर्टेंट है भैया, ये वाला चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। इन फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस FCC अ यूनिट सेल इज इक्वली शेयर्ड बाय हाउ मैनी फेसेस। एक यूनिट सेल कितने फेसेस द्वारा शेयर किया जाता है? अगर मैं एक फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से वो देखने को मिलेगा। ये ठीक है, ये बना दिया। ओके, अब बोला फेस सेंटर, फेस के सेंटर के ऊपर हमें यूनिट सेल देखने को मिलेगा। बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो फेस सेंटर का मतलब हो गया कि हर फेस के ऊपर यूनिट सेल है। यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर वाले फेस के, ये साइड वाले फेस पे, ये हमारा राइट वाला, ये बॉटम वाला हो गया और ये बैक वाला हो गया। तो 6 फेसिस हैं, 6 यूनिट सेल होंगे। अब यहाँ पे पूछा है कि एक यूनिट सेल कितने फेसिस के साथ शेयर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक और फेस बनाना चाहूँ या एक और बोलेंगे एक और लैटिस बनाना चाहूँ, तो अब देखना यहाँ पे इस लैटिस की साइड भी आएगी, ये जो रेड वाला बनाया और ब्लू वाली भी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। तो ये वाला जो यूनिट सेल है ये 2 फेसिस के साथ शेयरिंग करेगा। आधा आधा ब्लू वाले में होगा और आधा जो है वो रेड वाले में होगा। तो इसका आंसर आएगा 2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ लिक्विड व्हेन बॉयल्स देयर इज इंक्रीज इन। बोला जब एक लिक्विड को बॉयल करते हैं तो क्या इंक्रीज होता है, ये बात आ रही है। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं, जब एक लिक्विड बॉयल किया जाता है तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसकी एंट्रोपी यानी कि डेल्टा S इंक्रीज होता है, एंट्रोपी इंक्रीज करती है। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, एंट्रोपी भी हमें देखने को मिल रहा है, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी, फ्री एनर्जी भी और नन ऑफ दीज भी। अब समस्या ये आ गई कि इन तीनों में से सही कौन सा होगा। फ्री एनर्जी तो होगा नहीं, क्योंकि फ्री एनर्जी तब होती है जब एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाए, लेकिन जब लिक्विड को बॉयल किया जाए तो उसको तो बाहर से हमें हीट देनी पड़ती है, फ्री एनर्जी तो होगा ही नहीं। हीट ऑफ वेपराइजेशन, देखो वेपर्स तो बन रहे हैं लेकिन उनकी हीट तो वही वैसी की वैसी रहेगी जितनी की है उनके पास, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एंट्रोपी बिल्कुल सही हो जाएगा और यही इंक्रीज करती है। अगला ऑप्शन देखो, Which of the following salts will give the highest pH in the water? बोला कि ये जो साल्ट आपको दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा pH वाटर में कौन देगा। pH की बात हो रही है। अब pH की बात करूं तो देखो 0 से लेके 14 तक होता है। बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो जिसकी pH कितनी होगी, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारी की सारी क्या है, pH वैल्यू, ज़्यादा pH वैल्यू है। तो इनमें से अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है। देखो अगर इसको घोला जाए, पानी में घोला जाए तो डिसोशिएट होंगे। बोलेंगे हाँ जी सर डिसोशिएट तो होंगे ही होंगे। अगर मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करूं, Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ऐसे डिसोशिएट होगा। और ये क्या करेगा, ये पानी को देखो H2O है, H2O भी डिसोशिएट होता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। अब ये कॉपर जो है ये H पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा, तो ये तो बनाएगा भाई एसिडिक। इसको क्या बोलेंगे सर, ये एसिडिक रहेगा। ठीक है। और अगर
KCl की बात करूं, NaCl की बात करूं, ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, ये दोनों न्यूट्रल आ जाएंगे भाई। NaOH प्लस HCl इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। ओके, KCl के केस में भी, KCl के केस में KOH बन जाएगा और HCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों न्यूट्रल रहते हैं। अब आती है डी की बात, ये हमारा बेसिक रहता है क्योंकि जब ये टूटेगा Na पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव में, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये जो हमारा कार्बोनेट आयन है ये क्या करेगा, OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अगर बेसिक है तो इसकी वैल्यू 7 से ऊपर ही होगी, तो सबसे ज़्यादा pH की वैल्यू डी ऑप्शन की आएगी, सोडियम कार्बोनेट की। ओके, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एन एलिमेंट एग्जिबिट टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। बोला कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें कि एक एलिमेंट दो अलग अलग स्टेट्स देता है या उसकी दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी। अमोनियम नाइट्रेट में देखो यहाँ पे NH4 है और साथ में NO3 है। यहाँ पे इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग रहेगी और इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग रहेगी। अगर मैं NO3 वाले नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये +5 ऑक्सीडेशन शो करता है, और अगर NH4 की बात करूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको भी कंफ्यूज करेगा और एग्जामिनर एग्जाम टफ करने के लिए डालेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ जी, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इन H2O2 इज हाइड्रोजन परऑक्साइड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया बहुत, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। अगर मैं सिंपली बात करूं तो जो हमारा O2 होता है उसके ऊपर, या ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन H2O2 में ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इनमें से कौन सा एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है भाई। ऑप्शन क्या क्या है देखिएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सीजियम हाइड्रोक्साइड। देखो, अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूं, और ये किसकी बात हो रही है, हाइड्रोक्साइड्स की बात हो रही है। हाइड्रोक्साइड्स स्ट्रेंथ, हाइड्रोक्साइड की स्ट्रेंथ जब जब नीचे जाते हैं तो इनकी हाइड्रोक्साइड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। क्या करेगी, ये इंक्रीज करेगी जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हेलिना की रब से फरियाद, तो जैसे नीचे जाते जाएंगे हाइड्रोक्साइड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। अब सबसे नीचे कौन है, सीजियम है, इसकी सबसे ज़्यादा होगी, नंबर 1 पे इसकी होगी। उसके बाद कौन आएगा, पोटाशियम आ जाएगा, तो नंबर 2 पे इसकी होगी। फिर क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा नंबर 3 पे, और नंबर 4 पे कौन आएगा, लिथियम आएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन हुआ भैया, ऑप्शन नंबर डी सीजियम हाइड्रोक्साइड हुआ। ओके, चलें, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट इज। सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ओके, तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ टिन क्लोराइड की, SnCl2, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सारे इनऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी। और रिडक्शन, जब हम बात करते हैं कि फेलिंग टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट, वहाँ पे भी, ठीक है, फेलिंग और टॉलरेंस
टेस्ट जब किए जाते हैं तब भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, SnCl2। चलें आगे प्रश्न देखें। द मॉलिक्यूलर हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज, इनमें से किसका सबसे कम बॉन्ड एंगल रहेगा? सबसे कम बॉन्ड एंगल, ठीक है, बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है। तो बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूं एक सीरीज में, डाउन द ग्रुप, नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या करता है? बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, ठीक है, लिख देता हूं, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है। ये जो हमारी है नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस आता है, फिर हमारा आर्सेनिक आता है, फिर हमारा एंटीमनी आता है, ठीक है। इस तरह से चलता है हमारा ये वाला ग्रुप, नाइट्रोजन वाला ग्रुप। तो अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे किसका होगा? नाइट्रोजन का, नंबर 2 पे फॉस्फोरस का, नंबर 3 पे आर्सेनिक का, और उसके बाद एंटीमनी का आ जाएगा नंबर 4 पे, ठीक। तो सबसे कम किसका हुआ? Sb का हुआ। अब ये अकेले नहीं भैया, अकेले नहीं, इनके साथ क्या लगा हुआ है? देखो हैलोजन भी लगे हैं, हैलाइड लगे हुए हैं। तो अगर मैं NaCl की बात करूं तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इनमें देखने को मिलेगा। उसके बाद मुझे फॉस्फोरस PCl3 में देखने को मिलेगा, फिर आर्सेनिक क्लोराइड में देखने को मिलेगा, और सबसे कम किस में देखने को मिलेगा? SbCl3 एंटीमनी क्लोराइड में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। SbCl3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा इन मॉलिक्यूल्स में। अगला प्रश्न देखते हैं। नेफ्थलीन अ वोलेटाइल लिक्विड इज बेस्ट प्यूरिफाइड। देखो अभी हमने कल ही वीडियो अपलोड की थी प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और वहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बारे में बात करी थी कि नेफ्थलीन, यानी कि जो हम फर्नेल की गोलियाँ, नेफ्थलीन वॉल्स यूज़ करते हैं घरों में, वो एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है। वॉलेटाइल मतलब कि वो क्या करेगा? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को जब कोई सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में गए बिना, तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। नेफ्थलीन सब्लिमेशन प्रोसेस से क्या किया जाता है? प्यूरिफाई। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है जी। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस सीरीज से आपको फ़ायदा रहेगा, तो हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।